Hello everyone, welcome to my YouTube channel DDS Study by सौम्या अग्रहरी। आज मैं आपको क्लास 7th का सोशल साइंस हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर। इसमें फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि जो हजारों साल पहले जितने भी मतलब चेंजेस हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये पूरे एक तरीके से पूरे बुक की इसमें समरी दी हुई है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि क्या-क्या है आगे चैप्टर्स में। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। आइए देख Take a look at maps 1 and 2. Map 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Adrisi. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. यहाँ पे एक मैप ये दिया गया है और एक मैप आगे है ये। तो इस ये जो पहला वाला मैप है जिसके बारे में हम लोग ये देख रहे हैं, तो ये अल एद्रिसी ने बनाया था, जो कि मतलब ये लार्जर मैप था उस समय वर्ल्ड का। और उससे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में बताया गया था पूरा डिटेल। तो ये थोड़ा कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा अजीब मैप है। तो ये 1154 सीई में बनाया गया था। और ये मैप आप देखोगे तो आगे डिटेल मतलब जो दिया गया है डिटेल आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें नॉर्थ साउथ कहाँ डिस्क्राइब किया है, बताते हैं। Map 2 was made in the 1720s by a French cartographer. The two maps are quite different, even though they are of the same area. In Al Adrisi's map, South India is where we would expect to find North India, and Sri Lanka is the island at the टॉप। यहाँ पे देखिए ये जो आपको ये वाला जो मैप दिख रहा है यहाँ पे इन्होंने मतलब नॉर्थ में देख रहे हो हम, हाँ नॉर्थ हम कहाँ देखते हैं, ऊपर साइड ही देखते हैं, साउथ नीचे होता है। बट यहाँ पे जो मैप था ये जो साउथ है इसे ऊपर की तरफ दिया हुआ है। और ये जो आपको पार्ट दिख रहा होगा ये पार्ट आपका हो जाएगा श्रीलंका का पार्ट इन्होंने बताया हुआ है। और ये आपका साउथ वाला पार्ट है। And place names are marked in Arabic, and there are some well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh is spelled in maps as Kannauj. ठीक है, ये जो मैप 2 वाला मैप है ये 1720 में तैयार किया गया था और एक फ्रेंच के कार्टोग्राफर के द्वारा तैयार किया गया था। ये तो देखो फिर भी बहुत ही अच्छा मैप है और मतलब बहुत ही अच्छे से वेल तरीके से बताया गया है। लेकिन इसमें ये था कि जो लिखा गया था ना वो अरेबिक में लिखा गया था। और अरेबिक में लिखा गया था जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ना कि कन्नौज, जैसे उत्तर प्रदेश में कन्नौज है तो उसको उन्होंने इस तरह स्पेलिंग लिखी थी उसकी, कन्नौज मतलब क्यू लगा दिया था। और ऐसे बहुत सारे मतलब वर्ड्स लिखे गए थे तो उसको पढ़ने में टाइम लगा होगा। Map 2 was made nearly 600 years after Map 1. During this period, information about the subcontinent had changed considerably. मतलब जो ये मैप 2 आया था, बनाया गया था, तो ये मैप 1 के 600 साल बाद बनाया गया था। और बहुत सारे जो सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, मतलब धीरे धीरे चेंजेस हुए थे तो उस तरह अ, उसमें बताया इंफॉर्मेशन जैसे जैसे आती गई वैसे वैसे मतलब मैप को तैयार करने में थोड़ी आसानी हुई। एंड दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन द पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर एंड मर्चेंट ऑन देयर वॉयज। मतलब होता क्या था कि ये जो मैप है ना ये हम लोग तो फिर भी इस मैप को समझ तो नहीं सकते हैं क्या लिखा हुआ, बट फिर भी ये हमारे आज के मैप से कुछ मिलता जुलता है। और उस समय इस मैप का जो यूज करते थे ना वो यूरोपियन सेलर और मर्चेंट व्यापारी वगैरह किया करते थे, क्योंकि उन्हें हम यात्राएं वगैरह व्यापार करना होता था तो उन्हें इस मैप की जरूरत पड़ती थी। ठीक। और
आगे है equally important is the fact that the science of cartography differed in the two periods. When historians read documents, maps, and text from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced. मतलब होता क्या था कि ये जो मतलब इनका जो ये अलग अलग जो पीरियड में अलग अलग डिफरेंट आए होंगे जब मतलब हिस्टोरियन ने इस डॉक्यूमेंट मैप्स को पढ़े होंगे ना पास्ट के बारे में और उसके बैकग्राउंड मतलब ये सब इंफॉर्मेशन पास्ट के बारे में उन्हें मिली होगी जब ये बहुत पहले जब 1154 में बनाया गया उस मैप से बहुत सारी हेल्प मिली होगी हमें or new and old terminology. If the context in which information is produced changes with time, what about language and meaning? मतलब ये टाइम के साथ तो सब कुछ चेंज होता रहा, हमें इंफॉर्मेशन जैसे जैसे मिलती गई, तो क्या लैंग्वेज और मीनिंग भी चेंज होते गए? आइए देखते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। मतलब ये था कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये देखा गया कि बहुत सारी लैंग्वेज हुआ करती थी और टाइम के साथ साल में मतलब बहुत सालों में ये चेंज भी हुई। और मेडिवल पर्शियन फॉर एग्जांपल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर वोकैबुलरी, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम। मतलब जैसे मेडवल जो पर्शियन है वो आज के मॉडर्न पर्शियन से बिल्कुल डिफरेंट है और मतलब ग्रामर और वोकैब में नहीं, ये मतलब मीनिंग उसका अर्थ जो है उसके मतलब उसमें चेंजमेंट हुआ होगा। एंड टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जांपल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। व्हेन द टर्म was used in 13th century by Minhaj e Siraz, a chronicle who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। को ये हिंदुस्तान का जो एक एग्जांपल लेते हैं हम कि आज के टाइम में हम लोग इसे इंडिया बोलते हैं। जब 13 सेंचुरी थी तो मिनहाज सिराज जो थे जो कि पर्शियन में लिखते थे तो उन्होंने इसका यूज किया था और पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के जो लैंड थे उनके बीच में मतलब उन्होंने इसे हिंदुस्तान नाम बोला था। तो इस तरह भी मतलब जैसे पहले हिंदुस्तान था अब इंडिया है। तो इस तरह बहुत सारे लैंग्वेज में चेंजेस जैसे समझ सकते हैं आप कि हुए हैं। He used the term in political sense for land that were a part of dominions of the Delhi Sultan. The areas included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India. देखो होता क्या था कि उन्होंने जो मतलब ये टर्म यूज किए थे वो लैंड के पॉलिटिकल सेंस को लेकर के किया था क्योंकि दिल्ली सुल्तान के जो अंडर पे आते थे ना जैसे दिल्ली सुल्तान थे तो उन्होंने उस टर्म से यूज़ किया था। इसमें साउथ इंडिया मतलब नहीं था वर्ड, उन्होंने साउथ इंडिया को नहीं ये इंक्लूड करे थे, बस दिल्ली सुल्तान के जो एरिया थे उन उस सेंस से उन्होंने पॉलिटिकल सेंस से उस टर्म नाम उसका नाम रखा होगा टर्म द एरिया। और आगे बाय कंट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फाउना एंड द कल्चरल ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट्स। जो बाबर जब बाद में 16th सेंचुरी में आया तो उसने हिंदुस्तान को जियोग्राफी को देखते हुए मतलब उसकी भौगोलिक विशेषताएं देखते हुए उसे डिस्क्राइब किया। द फाउना एंड द कल्चर मतलब सब कॉन्टिनेंट के सब फाउना फ्लोरा ये सब को देखते हुए उसने इसको डिस्क्राइब किया होगा हिंदुस्तान को किया था। As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind। हिंद का जो वर्ड यूज किया था ना 14th सेंचुरी में वो आमिर खुसरो ने किया था और ये फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे। while the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today। मतलब जो इंडिया का जो वर्ड यूज किया गया था ना वो मतलब है मतलब उसको तो अभी भी हम लोग बोलते हैं बट हिंदुस्तान जो था वर्ड उसे पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग मतलब उसका ये मतलब नहीं था जो आज के टाइम मतलब है।
Historians today have to be careful about the term they use because they meant different things in the past. मतलब historian जो भी टर्म यूज करते थे वो ये मतलब पास्ट से बिल्कुल डिफरेंट थे और टेक फॉर एग्जांपल सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर इट इज यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन। हम मतलब जो एक एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि फॉरेनर किसे कहते हैं जो इंडियन नहीं है, जो मतलब दूसरे देश का हो उसे हम फॉरेनर बोला करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन द मेडिवल पीरियड अ फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन गिवन विलेज समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। मतलब होता क्या था कि अब मेडिवल पीरियड में जो फॉरेनर को बोलते थे वो किसी अनजान को बोला जाता था, जैसे कि उस गांव का नहीं हो वो, उस गांव का ना हो करके, उस कल्चर का ना हो करके, उस सोसाइटी का ना हो करके अदर सोसाइटी या अदर गाँव कल्चर का होता था तो उसे हम बोल देते थे फॉरेनर। फॉरेनर मतलब परदेसी, परदेसी बोल देते थे। अगर अलग गाँव से आया है तो कहते हैं परदेसी है वो तो, है ना? ऐसे होता था। एंड a city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other even though they may have had different religious or caste background। मतलब यही है कि सेम कास्ट के और सेम बैकग्राउंड या सेम गांव के जो होते थे उन्हें हम फॉरेनर नहीं बोल सकते हैं, और जो बाहर के होते थे उन्हें बोला जाता था। Historians and their sources. Historian use different types of source to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation। हिस्टोरियन ने बहुत सारे सोर्सेज को, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोर्स थे उसके बारे में उन्होंने जाना, जो कि पास्ट जिस पे डिपेंड रहते थे उसके नेचर के बारे में पढ़ा। तो इस तरह उन्होंने बहुत सारे टर्म्स का भी यूज किया, बहुत सारे सोर्सेज थे उनके पास जिसके थ्रू उन्होंने पता किया होगा कि कैसे पास्ट में हुआ होगा। Okay, last year, for example, you read about rulers of the Gupta dynasty and Harshvardhan. In this book, we will read about the following thousands year from roughly 700 to 1750। एक्चुअली हम लोगों ने जो मतलब आगे पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे कि 700 से और 1750 के बीच कौन कौन से रूलर्स आए, कौन क्या क्या हुआ, ये सब के बारे में। और ये जो अभी तो लास्ट ईयर हम लोगों ने ये सब पढ़े होंगे गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बारे में, बट अब पढ़ेंगे 700-1750 के बीच का। यू विल नोटिस some continuity in the source used by historians for the study of this period. They still rely on coins, inscription, architecture, textual records for information, but there is also a considerable discontinuity. The number of variety of textual records increased dramatically during this period. This slowly replaced other types of available information। मतलब हुआ क्या कि बहुत सारे जो हमें सोर्स कंटिन्यू में मिलते रहे ना हिस्टोरियंस को, तो हम पता जैसे कि कॉइन्स मिलते रहे, इंस्क्रिप्शन मिल गए, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड, ये सब इंफॉर्मेशन के लिए जो मिलते रहे तो उससे हम स्टडी करने में आसानी रही। बट कभी कभी हमें डिसकॉन्टिन्यूटी भी दिखी, जैसे नंबर ऑफ मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मिली इस समय, तो उससे हमें जो भी इंफॉर्मेशन थी वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाई, धीरे धीरे डिस्प्लेस होती गई। And through this period, paper gradually became cheaper and more widely available। मतलब धीरे धीरे ये हुआ कि पेपर का इस पीरियड में पेपर का धीरे धीरे बहुत मतलब इजीली अवेलेबल हो जाते थे और चीप मतलब चीप भी थे, जिससे कि लोग बहुत आसानी से उसे यूज करना शुरू कर दिए। पहले तो होता था कि हमें कभी इंस्क्रिप्शन है, मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती थी, जिससे हमें इंफॉर्मेशन में गैप भी हो जाता था कि मतलब इतना मिला है, क्या पता और भी रहा हो जो कि खराब हो चुके होंगे। बट पेपर में काम शुरू होना अब शुरू हो गया। पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर लेटर्स, टीचिंग ऑफ सेंट्स, पिटिशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस। एक्चुअली लोगों ने फिर बाद में ये पेपर्स को यूज करना शुरू कर दिया, जिसमें कि लेटर्स लिखते थे और सेंट के टीचिंग रहते थे, पेटिशन रहते थे, जुडिशियल रिकॉर्ड है, रजिस्टर टैक्सेस के तैयार होने लगे। मतलब सब पेपर का बहुत
महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर आगे मैन्युस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। और मैन्युस्क्रिप्ट भी कलेक्ट करते रहे, उसको रूलर्स के द्वारा कलेक्ट रहे और मोनेस्ट्रीज टेम्पल में सेव भी रहे, उसे स्टोर भी करते रहा गया। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। मतलब ये हुआ कि इसको लाइब्रेरी में भी रखा गया और आर्काइव में भी रखा गया। These manuscript and document provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. और हाँ, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट थे, इसे हमें इंफॉर्मेशन तो बहुत मिली, बट थोड़ा यूज करने में थोड़ा डिफिकल्टी भी हुई हिस्टोरियंस को। और अर्काइव बोलते किसे हैं? अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट एंड मैन्युस्क्रिप्ट आर स्टोर। जहाँ मतलब डॉक्यूमेंट और मैन्युस्क्रिप्ट स्टोर होते हैं, उस जगह को हम अर्काइव्स बोलते हैं। ओके, एंड देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो scribes copied manuscript by hand. If you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise. मतलब ये हुआ कि उस समय तो प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, और उस समय स्क्राइब जो लेखक हुआ करते थे, उन्हें हाथ से ही मैन्युस्क्रिप्ट करनी पड़ती थी और कॉपी करनी पड़ती थी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम अपनी फ्रेंड की कॉपी करते हैं ना, तो इतना भी इजी नहीं होता है कॉपी करना। कभी कोई वर्ड हमारा छूट गया, नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी राइटिंग क्या है, तो उसकी जगह पे हम कुछ और लिख देते हैं। तो इस तरह मतलब कॉपी करते-करते बहुत चेंज आया, क्योंकि लोग पहले कॉपी करते थे, उस लेखक जो हुआ करते थे। आगे यही बताया गया है, समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंडराइटिंग एंड आर फोर्स्ड टू गेस व्हाट इज रिटन। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। Manuscript copying is somewhat similar, as the scribes copied manuscripts. They also introduced small changes, a word here, a sentence there. These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text became substantially different from one another। मतलब ये होता था ना कि बहुत सेंचुरी तक उसे मतलब बार बार कॉपी 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 करते रहे। और कॉपी में होता क्या था कि हमने आज इसकी कॉपी किया मान लो, तो उसमें कुछ सेंटेंस या वर्ड हमें समझ में नहीं आया राइटिंग में, तो हमने उसकी जगह में कुछ और लिख दिया। अब हमारी कॉपी कोई और करेगा, उसको कुछ राइटिंग समझ में नहीं आई, तो उसने भी कुछ चेंजेस कर दिए। तो ऐसे सेंचुरी टू सेंचुरी मतलब बहुत ही सालों तक में ये चेंज भी होते रहे। मतलब चेंज डिफरेंस आने लगा लिखावट में, सब चीज़ में। ये देख रहे होंगे आप, एक पेंटिंग बनाई गई है जो कि स्क्राइब्स जो हैं वो लिख रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट पे। तो ये सब भी हुआ। और ये देख रहे होंगे, ये डिफरेंट कितनी, ये देखिए डिफरेंट है, इसकी लिखावट में कितनी डिफरेंट। तो इस तरह धीरे धीरे डिफरेंट आता रहा, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट रहे ये। This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. We are totally dependent upon the copies made by letter scribes. As a result, historians have to read different manuscript version of the same text to guess what the other author had originally written। मतलब जो वो जो मतलब ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट तो हमें मिल नहीं पाते थे, सब कॉपी वाले ही रहते थे। इस तरह से जो हिस्टोरियंस हैं, जो मतलब उन्हें थोड़ी सी डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट भी मिलती थी, और ओरिजिनल तो क्या पता कीड़ों ने ही खा लिया हो। Okay, on occasion, authors revised their chronicle at different times. The 14th century chronicler Jyotin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960। It remains lost in large library collections। कभी ये हुआ कि ऑथर जो होते थे वो अपने क्रॉनिकल्स जो होते थे उसे बहुत बार रिवाइज भी करते थे। जैसे एक 14th सेंचुरी के एक क्रॉनिकल थे जिहाउद्दीन बरानी, उन्होंने अपने क्रॉनिकल को 1356 में लिखा। फिर 2 साल बाद उन्होंने फिर से उसे रिवीजन किया, तो फिर से उसे रिवाइज किया, और इस तरह से मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट था। और बट हिस्टोरियन जो थे वो नहीं जानते थे कि फर्स्ट वर्जन भी था, जबकि फिर 1960 में उन्हें सेकंड वर्जन मिला, जो कि आज धीरे धीरे लाइब्रेरी कलेक्शन से भी वो गायब हो गए थे फर्स्ट वर्जन। इस वजह से उसे रिवाइज्ड भी बार बार वो लोग करते थे, लिख देते थे, पता ही नहीं रहता था। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल
groups. The study of the thousandth year between 700 1750 is a huge challenge to the historians largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. मतलब ये 700 से लेके 1750 में बहुत सारे चेंजेस आए हैं मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं इस पीरियड में उसके बारे में देखेंगे. At different moments in this period new technology made their appearance like the Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving and the firearms in combat. मतलब बहुत सारे चेंजेस आए हैं बहुत डेवलपमेंट हुए हैं जैसे कि पर्शियन जो व्हील्स हैं वो इरिगेशन में यूज होने लगे स्पिनिंग व्हील थी विविंग में यूज होने लगे एंड फायर आर्म्स इन कम्बैट में यूज होने लगे और बहुत सारे फूड बेवरेजेस में भी मतलब चेंजमेंट आया जैसे चेंजमेंट आया इस सेंस में ना कि जैसे आगे दिया हुआ है कि न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट पोटैटोज कॉर्न चिलीज टी एंड कॉफीज. Remember that all these renovations, new technology and crops came along with people who brought other ideas with them as well. मतलब जब लोग बाहर से जो आना शुरू किए ना जैसे बहुत सारे जब बाहर से आने आके बसने लगे तो वो अपने साथ बहुत सारे आइडियाज लेके आने लगे नए नए फूड हैं वो सब कॉन्टिनेंट में आने लगे बेवरेजेस जैसे पोटैटो आ गया पोटैटो की खेती अब यहाँ पे थोड़ी ना होती थी कोई बाहर से आइडिया लेके आया होगा उसके बारे में पता चला, नए-नए इनोवेशन थे, नई-नई टेक्नोलॉजी थी जो कि लोग अपने साथ लेके आने लगे। इस तरह डेवलपमेंट देखा गया। एज़ अ रिज़ल्ट दिस वाज़ अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेज़ और फिर धीरे-धीरे ये सब जो चेंजेज़ हुए थे ना इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल में, सोशल, कल्चरल ये सब चैप्टर 5th में हम पढ़ेंगे आगे, ओके? दिस वाज़ ऑल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। अच्छा ये भी एक ग्रेट मोबिलिटी का पीरियड था ये और यहाँ पे एक लोगों का जो ग्रुप था वो ट्रैवलिंग बहुत दूर दूर तक करते थे अपॉर्चुनिटी को की तलाश में कि एक अच्छे से मतलब अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाए जैसे कि रहने का नौकरी करने का ये सब का मतलब इस सब की भी मोबिलिटी देखी गई और मूवमेंट देखा गया द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द possibilities for people to carve a fortune. One group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajputra, the son of a ruler. Between the 8th and 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. अच्छा ये भी देखा गया कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मतलब जो लोगों के लिए थी, उसे लोगों ने मतलब अडॉप्ट भी किया और होता क्या था कि जैसे इस पीरियड में जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे, जैसे राजपूत वगैरह थे, जो कि राजपूत शब्द से आया राजपूत का जो बेटा हुआ था वो राजपूत मतलब कहलाता था और 8th और 14th सेंचुरी के बीच में जो मतलब योद्धाओं का जो ग्रुप था वो जनरली अपने आप को क्या बोलने लगे क्षत्रिय कास्ट स्टेटस मतलब उन्होंने अपने आप को यूज किया और ये आप अच्छा पर्शियन व्हील देख रहे होंगे जो अभी ऊपर पढ़े हैं जो इरिगेशन में यूज होते थे ओके and the term included not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent मतलब इसमें रूलर्स और chieftains भी ही नहीं थे सोल्जर्स और कमांडर्स भी हुआ करते थे जो कि मतलब उनका एक अलग ही डिफरेंट मतलब मोनार्क बनाने लगे पूरे जो काम करते थे सब कॉन्टिनेंट में ठीक a chivalric code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajput by their poets and birds. अच्छा जो कवि जो मतलब कवि वगैरह होते थे वो इनको नाम भी बहुत मतलब राजपूत जैसा मतलब बहुत ही अलग नाम भी दिया जाता था बहुत लॉयल टाइप में होते थे क्वालिटीज देख करके उनको मतलब बहुत लॉयल उनका रहन सहन था एंड other groups of people, such as the Marathas, Sikhs, Jats, Ahom, and Caste, also used the opportunities of the age to become politically important. अच्छा इसके बाद फिर सिख मराठा जाट अहोम कास्ट ये सब भी आ गए थे जो कि इनका भी यूज इस टर्म का भी यूज हुआ और जो कि पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट ये होते गए थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरली of forest and the extension of agriculture are changed faster and more complete in some areas than in other.
मतलब अब धीरे-धीरे ग्रेजुअल चेंज कैसे हो गए, जैसे कि फॉरेस्ट हुआ करते थे, तो फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट किया गया, मतलब उसको काटे-वाटे और एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन हो गया, मतलब खेती-बाड़ी शुरू कर दिया उन्होंने। इस तरह बहुत सारे एरियाज में चेंज दिखा। चेंज इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट dwellers टू माइग्रेट, अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीसेंट। मतलब इनके हैबिटेट जो थे वो चेंज होने लगे और फिर वो माइग्रेट भी करने लगे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, और इस तरह अदर जो फिर मतलब लैंड को टिलिंग करना स्टार्ट कर दिए और ये पीजेंट बन गए। These new peasant groups gradually began to be influenced by a regional market, chieftains, priests, monasteries and temple। ये जो न्यू peasant का ग्रुप बनने लगा, ये धीरे धीरे रीजनल मार्केट, धर्म में चिप्टेंस है, प्रीस्ट है, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल, इन सब से बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड होते गए। And they became a part of large and complex society and were required to pay taxes and offer goods and service to local lords। जो वहाँ के लोकल लॉर्ड्स हुआ करते थे उन्हें वे सर्विस टैक्स पे भी करते थे, और काफ़ी ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनती चली गई, ठीक है। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड अमंगस्ट पेजेंट, सम possessed more productive land, other also kept cattle, and some combined artisanal work with agricultural activity during the lean season। मतलब हुआ क्या कि जब ये इकोनॉमिकली और सोशल डिफरेंस आया पीजेंट के बीच में, तो कुछ जो थे वो मतलब प्रोडक्टिव लैंड उनके पास हुआ करते थे, किसी कोई कैटल को पालता था, रखता था, तो कुछ मतलब बहुत सारे अलग अलग एग्रीकल्चरल ऐसे एक्टिविटी उनके पास अलग अलग लोगों के पास होने लगी, और इस तरह सोसाइटी जो थी वो बहुत ही डिफ्रेंशिएट हो गई अलग अलग तरीके से। जैसे पीपल वर ग्रुप्ड इनटू अ जातीज और सम कास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशंस। मतलब सोसाइटी में जब अलग अलग डिफ्रेंशिएट होने लगे लोग अपने अपने कामों में, तो उन्हें जाति का नाम दिया गया, और फिर उनके बैकग्राउंड और उनके व्यापार, उनके काम के आधार पे उसे रैंक देने शुरू कर दिया गया। Ranks were not fixed permanently and varied according to the power, influence, and the resources controlled by the member of the jati। The status of same jati could vary from area to area। अच्छा, ये रैंक भी इनकी कोई परमानेंट नहीं होती थी कि अब हमने इनको इस जाति का बोल दिया तो भैया अब ये यही है, नहीं, ऐसा नहीं होता था। ये एरिया टू एरिया जाति इनकी चेंज होती, जैसे मान लो आज यहाँ पे इस एरिया में ये जाति के लोग बहुत रिच हैं और दूसरे एरिया पे इस जाति के लोग बहुत कमजोर हैं, तो ऐसे भी होता था, और ये सब जाति के मेंबर के द्वारा ही कंट्रोल होते थे। Jatis framed their own rules and regulations to manage the conduct of their members। These regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas as जाति पंचायत। ये जाति जो था ये एक तरीके के मतलब रूल रेगुलेशन से ही चलता था, और उनके मतलब ये जो एल्डर्स लोग, बड़े लोग हुआ करते थे वही से लाते थे रेगुलेशन को, और उससे मतलब उस एरिया को, जो एरिया में रहता था ये जाति रेगुलेशन, तो उसे जाति पंचायत भी बोलते हैं, बोला जाता था। बट जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज एंड सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय chieftains। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट। ये जाति जो थे मतलब ये गांव में जो रूल को फॉलो करते थे गांव वाले लोग, और बहुत से गांवों में मतलब ये chieftains के द्वारा भी गवर्न हुआ करता था। ओके, and regions and empire, large states like those of Cholas and Mughal, Tughlaq encompassed many areas। अब हम आगे भी पढ़ेंगे बहुत सारे स्टेट, जैसे कि चोल के थे, चोल वंश के थे, और तुगलक थे, मुगल थे, ये सब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये लोग बहुत सारे एरिया को अपने अंतर्गत मतलब उसको अधीन में लेते गए, अपने अंदर करते गए उसको, बहुत सारे एरिया पे उनका कंट्रोल होता गया। और संस्कृत प्रशस्ति, praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban, explained that he was a ruler of vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west and included all of साउथ इंडिया। अच्छा, एक संस्कृत का वर्ड था प्रशस्ति, जो कि मतलब राजाओं के प्रशंसा के लिए यूज किया जाता था, और उस समय जो प्रशस्ति आई थी वो
दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के बारे में बहुत प्रशंसा की गई थी और उसे बताया गया था कि बहुत ही वास्ट एम्पायर के रूलर था ये, और इसका जो एम्पायर फैला था वो बंगाल से लेकर के ईस्ट में, बंगाल से लेकर गजनी जो कि वेस्ट अफगानिस्तान में गया, और सारे साउथ इंडिया के जो वो थे इनको इंक्लूड किया गया था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, गौर, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात अपेरेंटली fled before his armies, मतलब बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट रीजन के थे जो कि आर्मीज में देखिए ये ठीक हिस्टोरियंस अलग अलग रीजन है। हिस्टोरियंस ये आपको ये मैप भी दिखेगा, इस मैप में आपको दिल्ली सल्तनत का पूरा एक मतलब एक एरिया बताया गया है कि ये यहाँ यहाँ से होगा, इसको आप पढ़िएगा। Regard this and at the same time they try to understand why ruler kept claiming to have control over different parts of the subcontinent, और इसी टाइम पे बहुत सारे रूलर्स मतलब क्लेम ये भी होने लगा कि इनका क्यों कंट्रोल रहता था अलग अलग पार्ट पे, ठीक ऐसा भी रहा। और फिर इसके बाद ये लैंग्वेज और रीजन दिया हुआ है जो कि अलग अलग रीजन पे अलग अलग लैंग्वेज यूज होती थी, ये भी देखिएगा। And by 700 many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics। अच्छा 700 था ईयर, तो उसमें बहुत सारे रीजन की अपनी जियोग्राफिकल डायमेंशन हुआ करती थी, खुद की लैंग्वेज होती थी, कल्चरल हुआ करता था। एंड यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज, देयर वाज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट। अच्छा बहुत सारे रूलिंग डायनेस्टी जो कि एसोसिएट भी रहते थे और उनके बीच में स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी रहता था। Occasionally dynasties like the Chul, Khalji, Tughlaq and Mughals were able to build an empire that was an pan-regional spanning diverse region। Not all these empires were equally stable or successful। अच्छा बहुत सारे ये डायनेस्टी जैसे चोल, खलजी, तुगलक, मुगल थे, तो ये सब ने अपने एम्पायर को खड़ा तो किया था और इनके पैन रीजनल स्पैनिंग भी थी, मतलब अलग अलग राज्यों पे इनका जैसे पैन रीजनल स्पैनिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब अपने एरिया में तो उनका दबदबा था ही, और भी एरिया में रहा करता था। और हाँ ये जितने भी एम्पायर्स थे बहुत इक्वली स्टेबल भी नहीं थे और सक्सेसफुल भी नहीं थे। And when the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emerge of regional states। जब मुगल एम्पायर मतलब 18th सेंचुरी में धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे, तो अभी आगे हम ये चैप्टर 8 में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। बट years of imperial pan regional rule had altered the character of the regions across most of the subcontinent। The region was were left with the legacy of the big and small states that had ruled over them। मतलब यही है कि बहुत सारे इंपीरियल पैन रीजन का मतलब ये है कि मतलब बहुत सारे जब साल में मतलब जो हुआ करते थे एम्पायर हुआ करते थे, ये इनका अपने तो रीजन पे रहता ही था रूल, और अलग भी अलग दूसरे छोटे बड़े स्टेट में भी ये अपना हक जमाते थे, रूल चलता था इनका। This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance, the management of the economy, elite cultures and language। मतलब इनकी अलग अलग जो बहुत सारे डिस्टेंट अगर मतलब ट्रेडिशन में देखें, बहुत सारे इनका मतलब धीरे धीरे दिखाई देने लगा, अलग इमरजेंस आया, इनका उद्भव हुआ, और मैनेजमेंट इकोनॉमी की, कल्चर का, लैंग्वेज का, सबका अलग मतलब इनका अपरेंट मतलब दिखाई देना शुरू हो गया, उद्भव दिखाई देना उनमें शुरू हो गया अलग अलग तरीके से। थ्रू द थाउजेंड्स ईयर बिटवीन 700 to 1750, the character of the different region did not grow in isolation। These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness। uh, बहुत हजारों साल जैसे 700 से 1750 के बीच में जो अलग अलग जो रीजन हुआ करते थे वो मतलब उनके जो ये ऐसे ग्रो तो नहीं कर पाए, बट इनका जो इम्पैक्ट पड़ता था वो अलग अलग राज्यों में भी पड़ता था। ठीक।
and old and new religions. The thousands years of history that we are exploring witnessed major developments in religious traditions. People belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. अच्छा, अब यहाँ पे धर्म की बात होती है तो कुछ लोग धर्म पर्सनल धर्म को भी मानते थे और कुछ कलेक्टिवली भी मानते थे। कलेक्टिवली मतलब कि जैसे पर्सनल विश्वास होता था कि हम ये शक्ति को मान रहे हैं, ये भगवान को मान रहे हैं, और कुछ कलेक्टिवली मतलब मानते थे कि एक समूह हुआ करता था कि हम इसको मानते हैं, इस पे भरोसा है, ऐसे-ऐसे भी अब आना शुरू हो गया था। कलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपरनैचुरल एजेंसी रिलीजन वाज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज। अच्छा, जो बहुत कम्युनिटी जो कलेक्टिव जो ग्रुप एक हुआ करता था भरोसे का, तो वो एक तरीके से मतलब सोशल और इकोनॉमी जो एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी कम्युनिटी की, वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती थी। एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ these groups altered, so too did their beliefs. It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. These included the worship of new deities, the construction of temple by royalty, and the growing importance of Brahmanas and the priest, the dominant group in the society. होता क्या था कि जो मतलब इम्पोर्टेंट जो चेंज देखा गया इस पीरियड में, वो हिंदुज़्म में आज जो हम कहते हैं वो हिंदुज़्म में देखा गया थी। मतलब ये जैसे बहुत सारे डायटीज को की पूजा करना, अलग अलग टेम्पल बनाना, मतलब टेम्पल को बनाना और ग्रो कराना। ब्राह्मण जो थे उस समय उनकी इम्पोर्टेंस महत्वता मतलब काफ़ी ग्रो होने लगी। प्रीस्ट की डोमिनेंट जो ये सोसाइटी में डोमिनेंट हुआ करते थे, डोमिनेंट ग्रुप इनको माना जाता था। Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmanas of a lot of respect in society. अच्छा, इनको संस्कृत का नॉलेज बहुत हुआ करता था ब्राह्मणों को, तो इस वजह से सोसाइटी में इनको बहुत रिस्पेक्ट भी दिया जाता था। एंड देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स, न्यू रूलर सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। और इनकी एक डोमिनेंसी मतलब पोजीशन थी कि मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इनकी बात लोग मानते थे, इनके काफ़ी सपोर्टर धीरे धीरे बनने शुरू हो गए। And one of the major developments of this period was the emergence of the idea of bhakti, of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priests and elaborate rituals. मतलब होता क्या था कि इस पीरियड में एक बहुत बड़ा सा डेवलपमेंट आया, क्योंकि भक्ति का जो विचार था वो उद्भव होके आया। मतलब इसमें लोग एक तरीके से मतलब बिना प्रीस्ट और रिचुअल्स को बिना ऐड किए बिना बिना माने इनके अंदर भक्ति जगने लगी, और उसके बारे में भी ये हम चैप्टर 6 में आगे पढ़ेंगे। This was also the period when new religions appeared in the subcontinent. Merchants and the migrants first brought the teaching of the Holy Quran to India in the 7th century. Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of one God, Allah, whose love, mercy, and bounty embrace all those who believe in हिम विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड। अच्छा, एक यहाँ पे एक नया धर्म उभर के आया, मतलब निकल के आया, जो कि जो मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स थे वो लेकर के आए थे इस टीचिंग को, और उन्होंने उसे कुरान कहा। इंडिया में 7th सेंचुरी की बात है ये, और मुस्लिम उसे कुरान बोलते थे, और कुरान उनमें मुस्लिमों में एक पवित्र बुक थी, और इसे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एक गॉड और एक अल्लाह है जो कि हर मुसीबत से बचाता है। उन पे हमें भरोसा करना चाहिए, और उनके बिना हम मतलब हम उनसे जो मांगेंगे वो मिलेगा, ऐसा इनका था। और many rulers were patrons of Islam and the ulama, learned theologians and jurists, and like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers. हुआ क्या कि जो इस्लाम और उलमा थे ये मतलब थियोलॉजियंस और ज्यूरिस्ट को मानते थे, बहुत से रूलर्स थे, और
फिर धीरे-धीरे आया क्या कि यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे इनके अलग-अलग इंटरप्रेट हैं कि आगे पढ़ते हैं। देयर वर द शिया मुस्लिम हू बिलीव्ड दैट द prophet Muhammad son-in-law Ali was the legitimate leaders of the Muslim community, and the Sunni Muslim was who accepted the authority of the early leaders, Khalifas of the community, and the succeeding Khalifa। हुआ क्या कि दो तरीके इनकी अलग-अलग विचारधारा थी कि जो शिया मुस्लिम थे वो प्रॉफेट मोहम्मद अली को मानते थे, और जो मुस्लिम कम्युनिटी इनको ये मुस्लिम कम्युनिटी इन्हें लीडर माना करती थी, और सुन्नी मुस्लिम जो थी वो खलीफा को मानती थी। ओके, एंड देयर वर अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ एंड इन थियोलॉजी एंड मैस्टिक ट्रेडिशन, मतलब अलग अलग स्कूल इनके जो डिफरेंस थे, ये बहुत सारे अलग अलग जो इनके स्कूल्स होते थे, लॉ भी अलग अलग था। Okay, thinking about the time and historical period, historians do not see time just as the passing of hours, days, or years as a clock of calendar. Time also reflects change in the social and economic organization, in the persistent of and transformation of ideas and beliefs. The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segment period that possess shared characteristic। ठीक है, टाइम जैसे जैसे बीतता गया, धीरे धीरे जो ईयर वाइज चेंज होता गया, तो काफ़ी सारे चेंजमेंट आए, सोशल में चेंज आया, इकोनॉमिक में चेंज आया, आइडियाज़ में, भरो बिलीफ में, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आया, और फिर इसको धीरे धीरे हम पीरियड में पढ़ने लगे, और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक भी अलग अलग तरीके से आई। तो इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू थ्री पीरियड, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अच्छा, 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस आए, तो उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। ओके, दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट the religions of ruler was the only important historical changes, and that there were no other significant developments in the economy, society and culture। such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent। मतलब ये कहते थे कि जिसका रूल है, जैसे मान लो कि दिल्ली में जो रूल जो स्टोर मतलब जो रूलर्स का है, तो उसी के रिलीजन्स को ये मानते थे, और जो नहीं है उसके रिलीजन्स को नहीं माना करते थे। ऐसा भी आया था, ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस करते थे। Few historians follow his periodization today. Most look to economic and social factors to characterize the major element of different movement of the past। The histories you read last year included a wide range of early society, hunter gatherers, early farmers, people living in the town and village, early empires and किंगडम। अच्छा, बहुत सारे हिस्टोरियन जो थे इस तरह के पीरियड को मतलब आज फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे जो चेंजेस आए, अलग अलग जो डिफरेंट मोमेंट थे पास्ट के, उनके बारे में मतलब उन्होंने देखा। और हिस्टोरियंस मतलब जो थे ये हंट, जैसे पहले हमने जो पढ़े थे हंटर गैदरर, अर्ली फार्मर जो थे कैसे हुए, टाउन और विलेज में लोग रहते कैसे थे, अर्ली एम्पायर एंड किंगडम, इन सब के बारे में पहले पढ़ा गया था हिस्ट्री में। The histories you will be studying this years are often described as medieval। You will find out more about the spread of peasant societies, the rise of regional and imperial state formation, and sometimes at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as major religions, and the arrival of European trading companies। अच्छा, हुआ क्या कि जब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वगैरह आने लगी, फिर इस्लाम और हिंदुज़म में बहुत सारा डिफरेंट आया। मतलब मेडवल बिल्कुल मॉडर्न से एकदम अलग है। ओके, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। These thousands years of Indian history witnessed considerably change. After all, the 16th and 18th century were quite different from the 8th or 11th। अतः 16th century और 18th century 8 और 11 से बिल्कुल अलग है। Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem। Moreover, the
मेडवल मॉडर्न से बिल्कुल अलग है एंड मॉडर्निटी कैरीज विद इट सेंस मटेरियल progress and intellectual advancement. This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever. बहुत सारे चेंजेस भी नहीं थे, जो कि हम इस केस में देखते हैं। मेडवल में हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती, जो कि मॉडर्न में बिल्कुल एडवांस तरीके से बताया गया है, प्रोग्रेस हुआ है। Like during these thousands years, the society of the subcontinent were transformed often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. जब अच्छा यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज मतलब आई, ये सब में तो बहुत सारे चेंजेस हुए, इकोनॉमी में बहुत सारे चेंज हुए, बिल्कुल एकदम मतलब अलग हो चुका था हजारों साल से। अगर देखें तो बिल्कुल चेंज था। As you read this book, look out for signs of change and the historical process at work. Also, whenever you can, compare what you read in this book with what you can read last year. मतलब आप जो अभी जो इस बुक को पढ़ रहे हैं और जो लास्ट ईयर पढ़ा था वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल चेंज आने लगे धीरे धीरे इस बुक में, मतलब पीरियड में धीरे धीरे चेंज आने लगे। लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कॉन्टिन्यूटीज वेर एवर you can, and look at the world around you to see what else has changed or remained at the same. बहुत सारी चेंजेस आए, ये सब बहुत सही बात है, बहुत सारे चेंजेस भी दिखे। और पहले जो मैं हमने पढ़ा जो पास्ट में जो कि 700 से पहले, फिर बाद में जो चेंजेस आए, और सब चीज़ में चेंज आया, सोसाइटी में चेंज, रहने खाने का, लिखावट पढ़ावट, व्यापार में, सोशल में, इकोनॉमिक में, हर चीज़ में चेंज आया। तो ये सब हम लोग को देख सकते हैं इसमें, और आगे भी देखेंगे, बुक पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी फाइंडिंग मिलेगी। ओके, थैंक यू। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं आपको ऐसे ही लाती रहूँगी। अब 7th क्लास का मैं सेकंड चैप्टर जल्द ही लाऊंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे प्लेलिस्ट में आप 6th क्लास का भी देख सकते हैं। 6th क्लास के मैंने अभी लेक्चर डाले हैं, और भी मैं डालती रहूँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।